सबका टारगेट है कि बोर्ड में जो है हमारा जो है रैंक हो अच्छा, अपने स्कूल के हम टॉपर बने। आखिर में कौन सा तरीका ऐसा अपनाया जाए जिससे आपके भी बोर्ड एग्जाम में जो है सभी सब्जेक्ट में 95+ आ पाए। ये रिवीजन का क्या करना है। आप देखो साइकिल में जब ब्रेक लगाते हो उसके बाद दोबारा से साइकिल को स्पीड पकड़ने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ता है ना, कि किस सब्जेक्ट को कितना समय दें। ये बच्चा जो है रात में 10 से 12 पढ़ रहा है तो दिमाग को भी पता है, शरीर को भी पता है 10 से 12 पढ़ना है, फुल कंसंट्रेशन हो जाएगा। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आप लोगों के लगातार जो है कमेंट्स आते रहते हैं, लगातार कमेंट्स आते रहते हैं, क्योंकि आपके सपने हैं बड़े। आप सभी लोग को चाहिए अपने बोर्ड में जो है बहुत ही अच्छे मार्क्स, जैसे 95+। बहुत लोगों का टारगेट है, सबका टारगेट है कि बोर्ड में जो है हमारा जो है रैंक हो अच्छा, अपने स्कूल के हम टॉपर बने, अपने जिले के टॉपर बने, अपने राज्य के टॉपर बने और हमारा भी जो है नाम हो। इसीलिए आप सभी लोग जो है तरह तरह की चीजों को यूट्यूब पे सर्च करते रहते हो और ढूंढते रहते हो कि आखिर में टॉपर कैसे बने, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें, क्या चीजों को फॉलो करें, कौन कौन सी तरीकों को हम लोग अपनाएं जिससे हमारे मार्क्स जो है अच्छे आ पाए। ठीक है, तो और क्लास के दौरान भी जब हम लोग पढ़ाते रहते हैं तो बच्चे जो है लगातार जो है कुछ क्वेश्चंस करते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि आखिर में कौन सा तरीका ऐसा अपनाया जाए जिससे आपके भी बोर्ड एग्जाम में जो है सभी सब्जेक्ट में 95+ आ पाए, ताकि आप भी जो है अपने स्कूल के, अपने जिले के और अपने राज्य में जो है अपना एक स्थान देख पाए, अपने आप को टॉपर बना पाए। ठीक है, आप लोग क्लास 11 में पढ़ते होंगे, करते होंगे, और जो वीडियो देख रहे हैं उसमें बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो अपने अपने स्कूल में जो है टॉप किए भी होंगे। तो जरा कमेंट करके बता देना कि किसने टॉप किया है। अब देखो क्लास 11 में जब आपने टॉप किया तो वो आपके स्कूल में आपका टॉपर बने, है ना बात। तो हर स्कूल की अपनी अपनी कुछ तरीके होते हैं। कोई स्कूल जो है बहुत हार्ड पेपर बनाता है, कोई स्कूल थोड़ा कम पेपर बनाता है, थोड़ा मॉडरेटेड का बनाता है, कोई इजी बनाता है। ठीक है, किसी स्कूल में नंबर जो है थोड़ा सा कठिन से दिया जाता है, किसी स्कूल में नंबर जो है थोड़ा अच्छे से दिया जाता है। तो हर स्कूल का अपना अपना कुछ ना कुछ तरीका होता है, हर टीचर्स का अपना एक तरीका होता है। लेकिन जब बोर्ड की बात होता है तो बोर्ड में क्या होता है, एक गाइडेंस होता है। ठीक है, एक ऊपर से प्रेशर होता है, बोर्ड ऑफिस की तरफ से चीजें निकल के आती है कि बच्चों को इस बार किस तरह से मार्क्स देने हैं, कैसे उनके कॉपी को चेक करना है। तो एक बोर्ड में जो चेक करने वाला जो टीचर होता है उसके ऊपर पहले से गाइडलाइन होता है, एक दिशा निर्देश होता है जिसके तहत वो कॉपी चेक करता है। तो आप कैसे अगर करें अपनी तैयारी जिसमें उस बोर्ड में आप, ठीक है, जब बोर्ड में आप एग्जाम में बैठे और अपने कॉपी को लेके और अपनी जब तैयारी आपको जबरदस्त रहे ताकि आपको 95+ मार्क्स मिल पाए, तो उसके लिए बात करते हैं। और वो सारी की सारी बातें आपके क्वेश्चन से ही होगा जो आप लोग क्लास के दौरान अक्सर पूछते रहते हैं। ठीक है, तो चलो देखो, सबसे पहली बात, आपके जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहला यही होता है, जब हम लोग पढ़ाते रहते हैं तो बच्चे लगातार पूछते रहते हैं, सर सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा, है ना बात। आप लोग यही पूछते रहते हैं, सर सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी बच्चा पढ़ने वाला है, ठीक है, जो भी बच्चा पढ़ने वाला है और जो भी बच्चा अच्छे बैच में पढ़ रहा है, अच्छे जगह से पढ़ रहा है, एक बात जान लेना कि वहां पर जो सिलेबस होता है वो लगभग मान लो कि अक्टूबर से नवंबर में कंप्लीट हो जाता है, अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के लास्ट तक जो है कंप्लीट हो ही जाता है ना बात। अक्टूबर से नवंबर तक सबके सिलेबस जो है जरूरी कंप्लीट हो ही जाते हैं, क्योंकि एग्जाम जो है मान लो कि फरवरी के स्टार्टिंग में या फरवरी के बीच में आपके एग्जाम्स होते ही हैं बोर्ड के। आप किसी भी बोर्ड में हो, या तो फरवरी के स्टार्टिंग में या तो आपके फरवरी के मिड में एग्जाम स्टार्ट हो ही जाते हैं। ठीक है, उसी के आसपास। तो इसीलिए जो है आप अगर अक्टूबर नवंबर के बीच में सिलेबस कंप्लीट करते हो तो ये बात है कि आपके पास एक प्रॉपर टाइम मिल जाता है जिसमें आप रिवीजन भी अच्छे तरीके से कर पाओ। तो इसीलिए सिलेबस कंप्लीट करने का जो है आप डेट बना के रखो, या तो अक्टूबर के लास्ट तक या तो नवंबर के जो है आधा, है ना बात, मिड नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। ठीक है, ताकि जो 15 दिन का जो है एक गैप लेकर के रखो, अगर बाई चांस जो है नहीं कंप्लीट हुआ तो इस 15 दिन में एक्स्ट्रा टाइम आपके पास है, उसके अंदर तक आप कंप्लीट कर ही लो। नवंबर के लास्ट तक पक्का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका, दिसंबर कभी आना नहीं चाहिए। ठीक है, दिसंबर में बचे कुछ सिलेबस नहीं होने चाहिए, सारी चीजें नवंबर तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। पहला तरीका तो यही है। ठीक है, अब इससे क्या होता है, इससे आपको एक प्रॉपर टाइम मिलता है, दिसंबर का टाइम मिलता है, जनवरी का टाइम मिलता है, ये 2 महीने का प्रॉपर टाइम मिलता है जिसमें आप रिवीजन कर पाओ, है ना बात। अब ये तो पता चल गया कि आपको जो है सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है। दूसरी बात होता है, लोग पूछते हैं सर बुक कौन सा पढ़े। अब किताबें जो है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करती है आपके पढ़ाई में, है ना बात, क्योंकि अच्छी किताबें आपको अच्छे नॉलेज देती है। और अगर आप गलत किताबों को पकड़ लिए, आप ऐसी किताबों को पकड़ लिए जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, जिसके क्वेश्चंस आपके ऐसे नहीं है जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, अब अच्छी किताबें कौन है, अच्छी किताबें बहुत ढेर सारी किताबें हैं, लेकिन अगर हम बात करें दो बोर्ड की बात करें, एक यूपी बोर्ड की बात करें, दूसरी बिहार बोर्ड की बात करें, तो यूपी बोर्ड के लिए जो अकाउंटेंसी हमारी सब्जेक्ट की बात रहे, उसमें जो किताब है वो सबसे बढ़िया कौन सा है, वो एसएम शुक्ला फॉर न्यूमेरिकल्स के लिए एसएम शुक्ला, और आपका आरसी अग्रवाल थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों के लिए। तो ये दो किताबों से आपको देखना पड़ेगा।
इसमें से अगर आपको लेना है एक ही किताब है तो आप आरसी अग्रवाल के ले लो, एसएम शुक्ला के क्वेश्चंस कहीं से ढूंढ लो, ठीक है, कहीं से ढूंढ लो। एसएम शुक्ला के क्वेश्चन आपको डीके गोयल की किताबें में मिल जाती है, एनसीईआरटी में भी मिल जाती है, और एसएम शुक्ला के जो क्वेश्चंस है वो आप जो है किसी दोस्त के एसएम शुक्ला का अगर बुक है वहां से फोटो स्टेट करा लो, आपके पास उसके न्यूमेरिकल्स चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट किताब आपको आरसी अग्रवाल का हो जाएगा। फिर आता बिहार बोर्ड में अकाउंटेंसी में, तो आप जो है वहां पे एसके सिंह ले लो, और एसके सिंह केवल बिहार बोर्ड में नहीं, आप किसी भी बोर्ड को अगर एसके सिंह को फॉलो करो तो आपकी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त होगा, क्योंकि उसमें डिटेल नॉलेज है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों बेस्ट है, ठीक बात। इसके बाद आता है आपका बीएसटी की, तो बीएसटी में आप ओपी गुप्ता ले लो, स्टेट बोर्ड के लिए बेस्ट किताब है। उसके बाद आता है आपका जो है इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में हरिश्चंद्र शर्मा की किताब सबसे बेस्ट होती है ना बात, उसको ले सकते हो, उससे अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ही डिटेल नॉलेज है उसमें। इसके अलावा और भी किताबें हैं जो आपको आपके टीचर्स ने बताया जरूर होगा, तो आप उन किताबों को भी देख सकते हो, ठीक बात। फिर इसके बाद आ जाता है जब किताबों का चयन कर लिए, क्योंकि इन किताबों के जरिए आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त होगा, इसमें ऐसे सिलेबस रखे गए हैं, ऐसे सारी की सारी बातों को प्रेजेंट किया गया है, अगर आपने उस किताब से अच्छे तैयारी किया तो आपके 100% की तैयारी हो गया, और थोड़ा मोड़ा अगर नंबर भी घटा तो 95 प्लस आपको आना ही आना है। अगली बात आ जाता है भाई, किताब तो हो गया, पढ़ाई भी, सिलेबस कंप्लीट की भी बात हो गया, लेकिन रिवीजन है ना बात, ये रिवीजन का क्या करना है। जो 2 महीने का हम समय बता रहे हैं, दिसंबर और जनवरी, ये 2 महीने में रिवीजन कैसे करना है। तो रिवीजन करने का जो तरीका ये है कि पहली बात, रिवीजन आप किससे करोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अगर आप हम लोग की बैच देखते होगे तो आपको पता है कि हम लोग के बैच में भर भर के आपको कंटेंट मिलते रहते हैं, जैसे आपको जो है क्लास नोट्स मिलते रहते हैं, फिर इसके बाद आपको डीपीपीज मिलते रहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, है ना बात, और उसके साथ साथ क्लास में भी हम लोग होमवर्क देते रहते हैं, है ना बात। तो इस तरह से आपको काफी चीजें मिल जाता है, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये सारी की सारी चीजें मिल जाता है, जिससे आपके रिवीजन में हेल्प हो जाता है। अब बात होता है इसके अलावा क्या, इसके अलावा है सैंपल पेपर्स, ठीक है, इसके अलावा है अनसॉल्व। सैंपल पेपर और अनसॉल्व के जरिए जब आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे तो आप सैंपल पेपर और अनसॉल्व के जरिए अपना रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए। कैसे करना है, चैप्टर वाइज रिवीजन करना है, पहला चैप्टर कर लो रिवीजन, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर, ऐसे कर दिए। और कैसे, ये भी आपको याद रखना है कि रिवीजन ऐसा करो कि आप जो है ना एक चैप्टर पढ़ लो फिर दूसरा चैप्टर भूल ना जाओ। इसीलिए कैसे करना है, पहले आप जो है, एक तो मेरा आप लोग क्लास देखते होंगे तो पता होगा, जो बच्चे मेरे क्लास में पढ़े हुए हैं उनको पता होगा कि हम हर बार अकाउंटेंसी में क्या करते हैं कि आप जब क्लास करो रात में सोने से पहले एक बार क्लास नोट्स जरूर देख लेना, ये भी एक रिवीजन है। हर दिन ये काम हम करने के लिए बोलते हैं, क्लास नोट्स का रिवीजन हर दिन करना है। आपने क्लास देखा, सोने से पहले क्लास नोट्स को एक बार देख लो, ठीक है, सोने से पहले एक बार देख लो, ये हर बार बोलते हैं। इससे क्या होता है, इससे भी रिवीजन होता रहता है। और रिवीजन कैसे करना है, तो देखो ऐसे करना है कि आप चैप्टर 1 का रिवीजन कर लिए, ठीक है, फिर इसके बाद आप चैप्टर 2 का रिवीजन करें, ठीक है, और फिर इसके बाद आप चैप्टर 3 का रिवीजन करें। इस तरह से आप करते जा रहे हो। और जब संडे आए, छुट्टी वाले दिन आराम नहीं करना है, क्योंकि जानते हो अगर आप किसी दिन ब्रेक लगाते हो, आप देखो साइकिल में जब ब्रेक लगाते हो उसके बाद दोबारा से साइकिल को स्पीड पकड़ने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ता है ना, है कि नहीं बात। तो आप ब्रेक नहीं लगाना, आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। जब तक आप पेंडल मारते रहोगे तब तक साइकिल स्पीड से चलता रहेगा और हर बार स्पीड लगातार बढ़ता चला जाएगा। ये बात याद रखना। ये नहीं कि आप जो है मारते मारते रुक गए हो, ब्रेक मार दिया, संडे को आराम कर लिया, सैटरडे को आराम कर लिया, फिर आप मंडे से जब शुरू करोगे तो वापस से आपको मेहनत करना पड़ेगा। पढ़ाई में ब्रेक नहीं लगता चाहिए, पढ़ाई में ब्रेक लग गया तो स्टार्ट करना कठिन हो जाता है। तो इस तरह से आप जब हफ्ते भर जो है एक एक चैप्टर या जैसा भी, जैसे एक हफ्ते एक दिन में आधा चैप्टर कर लो, ऐसा भी कर सकते हो। तो आप जब संडे आएगा तो उस संडे के दिन आप क्या करो, जितना आपने एक हफ्ते में रिवीजन किया है संडे के दिन उस पूरे को रिवाइज कर लो, पूरा चीज को रिवाइज कर लो, ताकि संडे भी आपका खाली ना जाए, संडे भी आप पढ़ते रहो, ठीक है। जैसे मान लो कि एक हफ्ते में आपने 3 चैप्टर पढ़ लिया, तो संडे वाले दिन इन तीनों चैप्टर को पूरा का पूरा रिवाइज कर लो। कैसे, पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है भाई, आपने लगातार नया नया पढ़ा है, ताजा ताजा पढ़ा है, तो संडे के दिन आपको क्या होगा, उसके नोट्स खाली देख लोगे, आपके रिवीजन हो जाएगी। और यकीन मानिए इस तरह से आप रिवीजन करोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आप दोबारा से डबल टाइम रिवीजन जब करोगे तो आप केवल और केवल पलटते जाओगे, आपको लगेगा सारी चीजें हमारा तैयार है। और जब तक ये कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि आप पन्ने पलटने लगो कि हाँ यार ये भी तैयार है, हाँ यार ये भी तैयार है, हाँ यार ये भी तैयार है, जब तक ये कॉन्फिडेंस ना आ जाए तब तक आपकी तैयारी अधूरी है। इस तरह से आपको तैयारी करना है, ब्रेक नहीं लगना चाहिए पढ़ाई में, ठीक बात। इसके बाद क्या है, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाए, सर मॉर्निंग में पढ़े या सर लेट नाइट में पढ़े। अब ये बच्चों के अलग अलग कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे मेरी बात किया जाए तो हमें लेट नाइट में काम करना, लेट नाइट में पढ़ना, लेट नाइट में जगना ये ज्यादा पसंद है, ठीक है, ये मेरी बात है, क्योंकि मेरा नेचर वही है। मॉर्निंग में हमसे पसंद नहीं है, मॉर्निंग में हमसे होता नहीं है, ठीक है। अब कुछ बच्चे होंगे जिनको लेट नाइट में नहीं जगा जाता, 10 साढ़े 10 बजने बाद उनकी आंख लग ही जाना है, वो सो ही जाते हैं, तो उन बच्चों का मॉर्निंग में नींद खुल जाता है तो वो मॉर्निंग में पढ़ेंगे। तो ये बात हर जगह पे हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग जो है चलता है।
आप अगर मॉर्निंग में जगने वाले तो मॉर्निंग में पढ़ो, क्योंकि मॉर्निंग में पढ़ना भी बहुत बेस्ट है। ब्रह्म मुहूर्त में दिमाग बहुत तेज काम करता है, सो के जब भी उठो दिमाग बहुत तेज काम करता है, अच्छे तरीके से पढ़ाई होता है, याद हो अच्छे तरीके से। रात में भी पढ़ने के बेनिफिट है, रात में पढ़ते हो, पढ़ने के बाद जब सोते हो तो दिमाग जो है जब सोता है तो वो रिवीजन चलता रहता है, सपने उसके आते रहते हैं, सपने में चीजें रिवीजन होता है, जो है हार्ड मेमोरी में यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें जाता रहता है। तो ये भी अच्छा टाइम है, ये भी अच्छा टाइम है, दोनों अच्छा टाइम है, दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उस तरह से पढ़ाई करो, ये कोई बता नहीं सकता कि आपको इस टाइम पढ़ना है। अगर हमने आपको बोल दिया आप लेट नाइट पढ़ो, मान लो आप मॉर्निंग में पढ़ने वाले बच्चे हो, तो आपके लिए बुरा बात हो जाएगा, आपको वो फायदा की जगह नुकसान करने लगेगा। इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज को चुनो। और सेम यही बात है अगला, कि किस सब्जेक्ट को कितना समय दें, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहते हो। अगर आपका अकाउंटेंसी फेवरेट है तो फेवरेट सब्जेक्ट में बच्चे ज्यादा समय देने लगते हैं, ये सबसे बड़ी गलती हो जाता है। जैसे हम अपनी बात करें तो हमने क्लास 10th में साइंस और मैथ्स पे बहुत ज्यादा समय दे दिया था, बाकी सब्जेक्ट में कम समय दिया था, नंबर हमारे बिगड़ गए थे बाकी सब्जेक्ट के। आपको ऐसा नहीं करना है, आप जो है आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिकली आपको पसंद है, अच्छा मार्क्स उसमें आप निकाल ही लोगे, कम मेहनत करोगे, कम पढ़ोगे, आप चीजें जो है निकाल लोगे, बढ़िया उसमें से निकालोगे। जो सब्जेक्ट आपके फेवरेट नहीं है उसको फेवरेट बनाना है, जबरदस्ती बनाना है, उसको ज्यादा ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। अकाउंटेंसी अगर आप 1 घंटा लगाते हो मान लो न्यूमेरिकल्स की वजह से, तो आप बीएसटी और इकोनॉमिक्स और बाकी सब्जेक्ट भी, उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें भी आपको समय देना पड़ेगा। कितना? कम से कम 1 घंटा नहीं तो 50 मिनट 40 मिनट इतना तो देना ही पड़ेगा। 50-40 मिनट उसको भी दो, थ्योरी का है उसको भी पढ़ो, रिवाइज करो, सारी चीजें वैसे ही करो, उसके भी होमवर्क लगाओ, उसके भी डीपीपी सॉल्व करो, इस तरीके से। तो हर सब्जेक्ट को आपको प्रॉपर समय देना, और अपना प्रॉपर समय देने के लिए टाइम टेबल बना लो भाई, ठीक है। अब जब टाइम टेबल की हमने बात बोला कि टाइम टेबल बना लो, तो ये टाइम टेबल केवल मन में नहीं बनना चाहिए। हर बच्चा क्या होता है, उसका मोटिवेशन बुलबुले की तरह होता है, तुरंत जो है उड़ता है, तुरंत जो है फूट जाता है, तुरंत जो है उड़ता है, तुरंत जो है फूट जाता है। बुलबुले की तरह मोटिवेशन ना रखो, आज वीडियो देखा अभी ताव है, अभी जो है मन कर रहा है, अभी खूब मोटिवेट है, थोड़ी देर बाद फिर सो जाना है, ऐसा नहीं होना है। तो इस वजह से क्या होगा, टाइम टेबल बनाना, और टाइम टेबल भी अपने अकॉर्डिंग ही बनाओ, आपको जब टाइम मिलता है, आप किस समय कितना खाली हो उसके अकॉर्डिंग बना लो। और 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट पर डे पढ़ने के लिए आपको नहीं रह रहा है तो आप 2 ही सब्जेक्ट पढ़ो, एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन ईमानदारी के साथ पढ़ो, और जैसे बोला वैसे पढ़ो, ठीक है। जब भी पढ़ो मन लगा के पढ़ो, मन लगे तब पढ़ो, जबरदस्ती का लेके किताब खोल करके मम्मी पापा को खुश करने की आवश्यकता नहीं है। ये बोर्ड है, इसमें आप जो है अपने साथ ईमानदारी रखोगे तभी जाके आपके जो है मार्क्स भी ईमानदारी से आएंगे, है ना बात। किसी को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं कि हम किताब खोल के पढ़ रहे हैं, अगर सच में पढ़ रहे हैं तभी पढ़ो, है ना बात। मन लगनी चाहिए, और टाइम टेबल बना के पढ़ो। क्यों? क्योंकि एक समय पे एक काम को बार बार करने से वो काम जो है ज्यादा बेहतर आपके दिमाग में जाता है, आपका दिमाग आपका शरीर उस चीज के लिए एकदम प्रिपेयर हो जाता है। ये बच्चा जो है रात में 10 से 12 पढ़ रहा है तो दिमाग को भी पता है, शरीर को भी पता है 10 से 12 पढ़ना है, फुल कंसंट्रेशन हो जाएगा अपने आप। ये प्रैक्टिस है, ठीक है। जैसे आप बार बार देखो कि कोई भी चीज अगर प्रैक्टिस वाली चीजें होती है, जैसे आप साइकिल चलाना की ही फिर से बात कर लें, तो साइकिल चलाना आपने स्टार्टिंग में जब सीखा होगा तो आपको बड़ा बैलेंस बनाना होता होगा, लेकिन जब चलाने आ गया तो ऑटोमेटिकली चल जाता है। वही काम है, क्योंकि दिमाग और जो है शरीर उसको पता है कि साइकिल कैसे चलाना है, प्रैक्टिस हो गया। उसी तरह पढ़ाई में भी क्या होगा कि अगर आप जो है एक टाइम पे लगातार पढ़ते रहो तो दिमाग और शरीर को पता है कि इस समय बच्चा पढ़ता है तो फुल कॉन्सेंट्रेटेड वो हो जाएगा, आपको चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसलिए टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक समय में पढ़ना, चाहे वो समय कोई भी हो, दिन का हो, रात का हो, कुछ भी हो। फिर इसके बाद ये सारी चीजों के बाद एक बात एकदम फिक्स होना चाहिए, आपके जीवन में आपका गोल एक होना चाहिए, ठीक है। आपका एक एम होना चाहिए, और इस गोल के लिए, इस एम के लिए आपको जो है अपना आज से अभी से पूरी तरह से कमिटेड होना पड़ेगा कि हाँ हमें 95 प्लस लाना है। जैसे हमने पहले पेज पे बात किया ना कि 95 प्लस मार्क्स लाने के लिए, तो आज से आप ये डिसाइड कर लो कि हाँ हमें 95 प्लस मार्क्स लाना है। अब उसके लाने के लिए हमने इतनी बातें बता दिया, आप इस चीज को तभी फॉलो करोगे जब आपने सच में ठान लिया है कि 95 प्लस मार्क्स लाना है। अगर आपने जो है नहीं ठाना ये बात, तो फिर मेरी बातें जो है कोई मतलब की नहीं है, हमने बोल दिया, आपने सुन लिया, बात खत्म, इतनी है। लेकिन अगर आपने ये गोल बना लिया कि हाँ हमें 95 प्लस मार्क्स लाना है भाई अपने बोर्ड में, तो आपको ये काम करने के लिए ऑटोमेटिकली मोटिवेशन मिलता रहेगा, आप लगातार जो है वो काम करते जाओगे, जो तरीका हमने बताया उस तरीके को फॉलो करते जाओगे, और इस तरीके को फॉलो करने से आपके देखना सच में आपके 95 प्लस मार्क्स आएंगे। और ये सभी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ये केवल अकाउंटेंसी की बात नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को सारी बातें समझ में आ गई, और आप लोग फॉलो करेंगे। तो कौन कौन फॉलो करेगा ये सारी बातों को कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके क्लास 11th में कितने मार्क्स आए आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं एक बार जल्दी से। और क्लास 11th के बच्चे भी ये फॉलो कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि केवल बोर्ड की बात है, 11th वाले बच्चे भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलो भाई आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।
जय हिंद।